क्या आपको पता है बिल्कुल अकेले होने का मतलब क्या होता है? सच में अकेले, जहां मीलों तक बस आपकी सांसों की आवाज हो और कोई नहीं। मुझे लगा था कि कानपुर के इस पुराने सरकारी अस्पताल में एक शांत रात की शिफ्ट करके मैं घर चला जाऊंगा। एक ऐसी नौकरी जो मेरे परिवार का पेट पालने के लिए जरूरी थी। सब यही तो करते हैं, नॉर्मल है। मैंने सोचा था कि यह बस कुछ घंटों की बात है, खामोशी, शांति, थोड़ा बहुत काम और सुबह होते ही घर। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये रात कभी खत्म नहीं होने वाली थी। मेरा नाम समीर है। मैं इस अस्पताल में नाइट शिफ्ट पर आया एक नया नर्स हूं, या ये कहूं कि मैं यही था। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहां हूं या मैं क्या बन चुका हूं। ये गलियारा जहां से मैंने अपनी ड्यूटी शुरू की थी, ये खत्म ही नहीं होता। ये बस चलता जाता है, मुड़ता जाता है, और हर मोड़ मुझे एक और लंबे, कभी न खत्म होने वाले गलियारे में ले जाता है। और सबसे डरावनी बात, अब मैं यहां अकेला नहीं हूं। मैं उन्हें सुन सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, यहां के मरीजों को। वो मरीज जो कागजों पर तो आम इंसानों जैसे हैं, पर असल में वो कुछ और ही हैं। ये कहानी उस रात की है जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती कर दी। मैंने वार्डन के दिए हुए नियमों को तोड़ा, और अब मैं इस जगह का, इस अस्पताल का एक हिस्सा बन गया हूं। यह अस्पताल बीमारों को ठीक नहीं करता। ये किसी और ही मकसद के लिए बना है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसे एक चेतावनी समझिएगा। अगर आपको कभी यहां नौकरी का ऑफर मिले तो भाग जाना, और अगर गलती से या मजबूरी में आ भी गए तो कभी भूल कर भी नियम मत तोड़िएगा, खासकर नियम नंबर 7। शाम के 7 बजे थे। कानपुर के उस उमस भरी गर्मी से निकलकर अस्पताल के अंदर की एसी की ठंडी हवा ने एक पल को तो राहत दी। सेंट मैरी अस्पताल शहर के पुराने हिस्से में एक ऐसी इमारत थी जिसे वक्त भुला चुका था। दीवारों पर सीलन के धब्बे ऐसे थे जैसे वो सालों तक रोई हों, और हवा में फिनाइल की वो तेज गंध, उसके साथ किसी पुरानी बंद जगह की महक घुली हुई थी। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी। 2 बेटियों और घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले ये दोगुनी तनख्वाह वाली नाइट शिफ्ट उस वक्त मुझे किसी वरदान से कम नहीं लगी थी। ड्यूटी पर पहुंचते ही मेरी मुलाकात वार्डन शुक्ला जी से हुई। एक थके हुए बूढ़े आदमी जिनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। उन्होंने मुझे चाबियों का एक भारी गुच्छा और एक पतली मुड़ी तुड़ी डायरी थमाई। समीर, रात की शिफ्ट में ज्यादा काम नहीं होता, उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा। 3री मंजिल के स्पेशल वार्ड में बस 11 मरीज हैं। तुम्हें बस ये देखना है कि सब शांत रहे, कोई बाहर ना आए, कोई अंदर ना जाए। मैंने सर हिलाया। जी शुक्ला जी, और मरीजों की फाइलें? उन्होंने इस डायरी की ओर इशारा किया। सब कुछ इसी में है, उनके नाम, उनके कमरे और कुछ बहुत जरूरी नियम। लड़के, इन नियमों को मजाक मत समझना, इन्हें मानना तुम्हारी सेहत और वजूद के लिए अच्छा होगा। उनके कहने का अंदाज अजीब था, जैसे वो मरीजों की नहीं किसी जेल के कैदियों की बात कर रहे हों। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, स्पेशल वार्ड, रात्रिकालीन नियम पुस्तिका। मैंने पन्ने पलटे। नियम 1, रात 10 बजे के बाद किसी भी मरीज के कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए मत जाना। 3 बार दरवाजा खटखटाना, 10 सेकंड रुकना। अगर अंदर से कोई आवाज ना आए तो दरवाजा मत खोलना।
बस बाहर से ताला लगाकर अपनी रिपोर्ट में शांत लिख देना। नियम नंबर 2, कमरा नंबर 307 के मरीज से कभी सीधे आंखें मत मिलाना। वो हमेशा दीवार की तरफ मुंह करके बैठा मिलेगा। उसे दवाइयां देनी हो तो मेज पर रखकर चुपचाप बाहर आ जाना। नियम नंबर 3, अगर किसी कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आए तो उसे नजरअंदाज करना। इस वार्ड में कोई बच्चा भर्ती नहीं है। मैं पढ़ता गया और नियम और भी अजीब होते चले गए। नियम नंबर 6, रात 2 से 3 बजे के बीच गलियारे में व्हीलचेयर के चलने की आवाज आ सकती है। उस वक्त अपनी जगह से 1 इंच मत हिलना। उस आवाज का पीछा करने की गलती मत करना, वो अपने आप शांत हो जाएगी। और फिर आया नियम नंबर 7, जिसे लाल स्याही से लिखा गया था। अगर इंटरकॉम पर शिफ्ट चेंज कोड ब्लैक की अनाउंसमेंट हो तो किसी भी कीमत पर जवाब मत देना। अपने कैबिन का दरवाजा बंद कर लेना और सुबह 5 बजे तक बाहर मत निकलना। याद रखना, वो अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे हंसी आ गई। ये क्या बकवास है? नए लोगों को डराने का कोई घटिया मजाक, रैगिंग? पर शुक्ला जी मेरे चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराए नहीं। उनकी आंखों में अब भी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हंसो मत लड़के, इस अस्पताल में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते, और ना ही जानो तो अच्छा है। बस उतना ही करना जितना लिखा है। ये कहकर वो चले गए और मैं तीसरी मंजिल के अपने छोटे से नर्सिंग स्टेशन पर अकेला रह गया। तीसरी मंजिल का गलियारा बेहद लंबा था। पीली बीमार रोशनी देती ट्यूबलाइटें धीमी आवाज में भिनभिना रही थीं, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। मेरे बाईं ओर कमरा नंबर 301 से शुरू होकर दाईं ओर दूर अंधेरे में खत्म होता गलियारा किसी अंधेरी गुफा के मुंह जैसा लग रहा था। घड़ी में 9 बजे। मैंने अपना राउंड शुरू करने का फैसला किया। पहला घंटा शांति से निकल गया। मैंने बाहर से ही कमरों का जायजा लिया। हर दरवाजे पर मरीज का नाम लिखा हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ इतना शांत था कि मुझे अपने कदमों की गूंज भी किसी खतरे की आहट लग रही थी। रात के 10 बजे मैंने नियमों की किताब उठाई। नियम नंबर 1, कमरा नंबर 301 के बाहर रुककर मैंने 3 बार दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। 10 सेकंड का इंतजार। अंदर से कोई आवाज नहीं। मैंने अपनी रिपोर्ट में शांत लिखा और आगे बढ़ गया। कमरा नंबर 302, 303, 304, सब कुछ वैसा ही। खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। फिर मैं कमरा नंबर 307 के पास पहुंचा। नियम नंबर 2 मेरे दिमाग में कौंधा, आंखें मत मिलाना। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था। बस एक छोटी सी टेबल लैंप जल रही थी। एक मरीज बिस्तर पर कंबल ओढ़े दीवार की तरफ मुंह किए बैठा था। जैसा नियम पुस्तिका में लिखा था बिल्कुल वैसा ही। मैं दबे पांव अंदर गया। दवाइयों की ट्रे मेज पर रखी और पलटने ही वाला था कि तभी एक खुरदुरी सूखी आवाज आई, पानी। मैं अपनी जगह पर जम गया। नियम में यह तो नहीं लिखा था कि वो बात कर सकता है या बात करेगा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे की तरफ बढ़ता रहा। पानी। आवाज फिर आई। उसमें एक अजीब सी बेबसी थी। एक पल के लिए मुझे उस पर तरस आ गया। मैं भी तो एक इंसान था। किसी प्यासे को पानी पिलाना तो मेरा फर्ज था। मैंने सोचा कि एक गिलास पानी ही तो है। भाड़ में गया नियम। मैं वापस मुड़ा, पानी का जग उठाया और गिलास भरने लगा। जैसे ही मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, मेरा हाथ कांप गया।
वो धीरे धीरे मेरी तरफ घूम रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। शुक्रिया, उसने कहा और अपना हाथ कंबल से बाहर निकाला। उसी पल मेरे हलक में चीख जम गई। उसका हाथ, वो किसी इंसान का हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और पतली थी, जैसे किसी पेड़ की सूखी टहनियां हों। नाखून काले और मुड़े हुए। डर के मारे मेरे हाथ से ग्लास छूट गया। कांच टूटने की आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई। मैं बिना एक पल सोचे कमरे से बाहर भागा और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांसें किसी तूफान की तरह चल रही थीं। ये मेरा वहम है। हाँ, वहम ही है। मैं बस थक गया हूं। मैंने अपने कैबिन की ओर भागने का फैसला किया। मैं गलियारे में दौड़ने लगा। कमरा नंबर 308, 309, 310, 311। यहां वार्ड खत्म हो जाना चाहिए था। दाईं ओर सीढ़ियां होनी चाहिए थी, लेकिन वहां सीढ़ियां नहीं थी। कमरा नंबर 311 के बाद कमरा नंबर 312 था, फिर 313, 314। गलियारा आगे बढ़ता ही जा रहा था। पीली रोशनी में नहाए हुए एक जैसे दरवाजे अंतहीन फैले हुए थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा नर्सिंग स्टेशन बहुत दूर एक छोटे से पीले धब्बे जैसा दिख रहा था। दहशत ने मुझे जकड़ लिया। यह कैसे मुमकिन है? मैंने आते वक्त पूरा गलियारा देखा था। यह इतना लंबा नहीं था। मैं वापस अपने कैबिन की तरफ भागा। मैं भागता रहा, लेकिन कैबिन पास आने की बजाय और दूर होता जा रहा था। मेरे फेफड़े जल रहे थे। मैं रुक गया, हांफते हुए। मैंने चारों ओर देखा। हर दरवाजा एक जैसा, हर दीवार पर सीलन के एक जैसे धब्बे। ट्यूबलाइट की भिनभिनाहट अब हजारों कीड़ों की तरह कानों में चुभ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ, शुक्ला जी की बातें, वो अजीब नियम, ये अस्पताल, ये नॉर्मल नहीं है। मैं फंस गया हूं। मैं एक ऐसे गलियारे में फंस गया हूं जो खत्म नहीं हो रहा। मेरे दिल में खौफ घर कर गया था। पसीना मेरी कनपटियों से बह रहा था। मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि जो हो रहा है वो सच है। ये एक बुरा सपना है, बस एक सपना, और मैं अभी जाग जाऊंगा। मैंने अपनी आंखों को जोर से मींचा और फिर खोला। कुछ नहीं बदला। वही अंतहीन गलियारा, वही बीमार पीली रोशनी और वही चुभने वाली खामोशी। मैं दीवार से पीठ लगाकर जमीन पर बैठ गया। मेरा सर घूम रहा था। मेरे हाथ में अब भी वो पतली सी डायरी थी, नियम पुस्तिका। शायद इसका जवाब इन्हीं नियमों में है। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। मेरी नजर फिर से नियम नंबर 7 पर पड़ी। ये अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। अगर ये जगह नियमों से चलती है तो शायद नियमों को मानना ही यहां से निकलने का रास्ता है। मैंने कमरा नंबर 307 में नियम तोड़ा था। क्या गलियारे का लंबा होना उसी गलती की सजा थी? तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक बच्चे के रोने की आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ। वो कमरा नंबर 315 से आ रही थी। एक ऐसा कमरा जो कुछ देर पहले तक यहां था ही नहीं। नियम नंबर 3 मेरे दिमाग में कौंधा। अगर किसी कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आए तो उसे नजरअंदाज करना। इस वार्ड में कोई बच्चा नहीं है। मेरा दिल टूट रहा था। आवाज में इतना दर्द था कि कोई भी पिघल जाए। एक पल को तो मेरे कदम उस दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन फिर मुझे 307 के उस मरीज का वो टहनी जैसा हाथ याद आ गया। नहीं, मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद की, कानों पर हाथ रखा और उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश की। रोने की आवाज तेज होती गई, चीखों में बदल गई। ऐसा लगा जैसे कोई उस बच्चे को तड़पा रहा है, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैं जमीन पर बैठा रहा,
खुद को कोसता रहा, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। लगभग 10 मिनट बाद, जो मुझे सदियों जैसे लगे, आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने कोई टेप बंद कर दिया हो। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। गलियारा भी वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल गया था। कमरा नंबर 315 का दरवाजा गायब था। दीवार सपाट थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तो ये सच है, ये जगह, ये मेरे कामों पर रिएक्शन देती है। नियमों का पालन करने पर शायद ये मुझे बख्श दे, और तोड़ने पर न जाने क्या सजा दे। मैंने हिम्मत जुटाई और खड़ा हुआ। मुझे अपने नर्सिंग स्टेशन पहुंचना था, वही मेरी सुरक्षित जगह थी। मैंने इस बार भागने के बजाय धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम के साथ मैं खुद को दिलासा दे रहा था, शांत रह समीर, बस चलते रहो, पीछे मत देखो। मैं लगभग आधे घंटे तक चला। गलियारा अब भी अंतहीन था। दरवाजों के नंबर बढ़ते जा रहे थे। 350, 380, 400। यह नामुमकिन था। कोई अस्पताल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मेरी घड़ी भी बंद हो गई थी। तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, व्हील चेयर की। नियम नंबर 6, रात के 2 से 3 बजे के बीच अपनी जगह से मत हिलना। आवाज मेरे पीछे से आ रही थी, दूर से, लेकिन हर पल पास आती जा रही थी। मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो गया। पीछे मुड़कर देखने की एक जबरदस्त इच्छा हो रही थी, ये जानने की कि उस कुर्सी पर कौन है या क्या है। मैंने अपनी आंखें सामने दीवार पर गड़ा दी। मत मुड़ो समीर, बस अपनी जगह खड़े रहो। आवाज अब ठीक मेरे पीछे थी। मैं किसी की ठंडी, भारी मौजूदगी महसूस कर सकता था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज मेरे कानों के पास आकर रुक गई। सन्नाटा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो फट जाएगा। मैं सांस लेना भी भूल गया था। और फिर मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिससे मेरी आत्मा कांप गई। किसी चीज ने मेरे कंधे पर बहुत धीरे से अपना हाथ रखा। वो हाथ बर्फीला था, मुर्दे जैसा ठंडा, और उसकी पकड़ में जो ताकत थी वो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती थी। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर मेरा शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो चुका था। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो हाथ कुछ पल मेरे कंधे पर रहा और फिर अचानक हट गया। व्हील चेयर की आवाज फिर से शुरू हुई और धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगी, जब तक कि वो गलियारे के सन्नाटे में गुम नहीं हो गई। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैं बुरी तरह कांप रहा था। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। ये डर से कहीं ज्यादा था। यह उस एहसास का खौफ था कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूं जहां मेरी दुनिया के नियम लागू नहीं होते। मैं कुछ देर वहीं पड़ा रहा। मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है। तभी मैंने कुछ देखा। दूर जहां से मैं आया था, पीली रोशनी का वो धब्बा, मेरा नर्सिंग स्टेशन, वो अब बड़ा हो रहा था। वो मेरी तरफ आ रहा था। नहीं, वो नहीं आ रहा था। गलियारा छोटा हो रहा था। मैं खड़ा हुआ। एक उम्मीद की किरण जगी। शायद नियमों का पालन करने का यही नाम था। मैं उस रोशनी की तरफ चलने लगा और इस बार हर कदम के साथ दूरी कम हो रही थी। कुछ ही देर में मैं वापस अपने नर्सिंग स्टेशन पहुंच गया। मैं हांफता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं। मैंने बाहर गलियारे में झांका। वो अब वैसा ही दिख रहा था जैसा मेरे आने पर था। कमरा नंबर 301 से लेकर 311 तक
और उसके बाद सीढ़ियां। सब कुछ नॉर्मल था। क्या ये सब मेरे दिमाग का खेल था? क्या मैं पागल हो रहा हूं? मैंने नियम पुस्तिका को देखा। वो अब भी मेरे हाथ में थी। नहीं, ये वहम नहीं था। और तभी इंटरकॉम पर एक कर्कश आवाज गूंजी। शिफ्ट चेंज, कोड ब्लैक। नियम नंबर 7। इंटरकॉम के इस अनाउंसमेंट ने मेरे शरीर से बची खुची जान भी निकाल ली। वही शब्द जो नियम पुस्तिका में लाल स्याही से लिखे थे। ये अनाउंसमेंट मेरे लिए नहीं है। मेरा पहला ख्याल था कि मैं चीख कर मदद मांगू, कहूं कि मैं यहां फंसा हुआ हूं। लेकिन व्हील चेयर वाले हादसे ने मुझे सिखा दिया था कि यहां अपनी अकल चलाना मौत को दावत देना है। नियम का पालन करना ही मेरा एकमात्र सहारा था। मैंने अपनी कुर्सी को दरवाजे से सटाकर उसे और मजबूत कर दिया। मैंने खिड़की का पर्दा गिरा दिया। मैं अपने छोटे से कैबिन में एक कैदी बन गया था। इंटरकॉम फिर से बजा। शिफ्ट चेंज, कोड ब्लैक। नर्स समीर प्लीज रिपोर्ट। इस बार मेरा नाम लिया गया था। यह एक जाल था। वो मुझे बाहर बुलाना चाहते थे। मैं चुप रहा। मैंने अपनी सांस रोक ली। बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। एक नहीं, कई भारी घिसटते हुए कदम, जैसे वार्ड के सारे मरीज अपने कमरों से बाहर आ गए हों। मेरे कैबिन के दरवाजे पर कोई नाखून फेर रहा था। एक धीमी लय में मैं अपनी कुर्सी के नीचे दुबक गया। समीर, एक फुसफुसाहट दरवाजे के नीचे से आई। ये वही खुरदुरी आवाज थी, कमरा नंबर 307 के मरीज की। हम जानते हैं तुम अंदर हो, बाहर आ जाओ। शिफ्ट खत्म हो गई है। तुम्हारी बेटियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं समीर। उन्हें मेरे बारे में पता था। वो जानते थे कि मेरी बेटियां हैं। ये अस्पताल सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बना था। ये सोचता था। ये तुम्हारे अंदर के डर को जानता था। मैं चुपचाप प्रार्थना करता रहा। वो खरोंचने की आवाज, वो फुसफुसाहटें लगभग 1 घंटे तक जारी रही और फिर सब कुछ अचानक बंद हो गया। एकदम खामोशी। मैंने कुछ देर इंतजार किया। कोई आवाज नहीं। मैंने हिम्मत करके धीरे से पर्दा उठाया। गलियारा खाली था, बिल्कुल खाली और शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने घड़ी देखी। सुबह के 5:05। नियम पुस्तिका की माने तो मैं अब सुरक्षित था। कांपते हाथों से मैंने दरवाजे का लॉक खोला। बाहर हवा में एक अजीब सड़ी हुई गंध थी। फर्श पर गहरे काले निशान थे, जैसे कोई गीली कीचड़ जैसी चीज घसीटते हुए ले जाई गई हो। वो निशान हर कमरे के दरवाजे से निकलकर गलियारे के आखिर में सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। मुझे बस यहां से निकलना था। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। सीढ़ियां नीचे नहीं जा रही थीं, वो ऊपर की ओर जा रही थी। एक अंतहीन घुमावदार सीढ़ी जो ऊपर अंधेरे में कहीं खो रही थी। मैं तीसरी मंजिल पर था। सीढ़ियों को नीचे जाना चाहिए था। मैं दहशत में वापस भागा। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजे खुले। मैं अंदर घुसा और ग्राउंड फ्लोर का बटन बार बार दबाने लगा। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, लेकिन लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगी। पैनल पर नंबर बदलने लगे, 3, 4, 5। नहीं, नहीं, नहीं! मैं चीखने लगा। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर आकर रुकी। दरवाजे खुले। सामने कोई गलियारा नहीं था। यह एक बड़ा गोल कमरा था। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज और एक कुर्सी।
दीवारों पर कोई दरवाजा या खिड़की नहीं थी और दीवारों पर हजारों पीले पुराने कागज चिपके हुए थे। हर कागज पर हाथ से कुछ लिखा था। मैं धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर निकला। मैं एक कागज के पास गया। उस पर लिखा था, नाम अशोक कुमार, शिफ्ट की तारीख 12/4/1998। नियम तोड़ा गया। नियम नंबर 3, बच्चे की आवाज पर दरवाजा खोला। नतीजा, गलियारा नंबर 4 में खो गया। मैंने दूसरा कागज पढ़ा। नाम रवि शर्मा, शिफ्ट की तारीख 6/9/2003। नियम तोड़ा गया। नियम नंबर 6, व्हीलचेयर की आवाज के पीछे गया। नतीजा, कमरा नंबर 512 का नया मरीज बनाया गया। मेरा खून जम गया। ये उन नर्सों के रिकॉर्ड थे जो मुझसे पहले यहां काम करते थे। ये रिकॉर्ड नहीं थे, ये कब्र के पत्थर थे। हर कागज एक टूटे हुए नियम की दास्तान थी। दीवारों का हिस्सा बन गया। इंटरकॉम की नई आवाज बना। हमेशा के लिए शिफ्ट में फंस गया। ये उनके अंजाम थे। और फिर मुझे वो कागज दिखा। वो बाकी सबसे नया था। नाम वार्डन शुक्ला, शिफ्ट की तारीख 2/8/2026। नियम तोड़ा गया। नियम नंबर 7, शिफ्ट चेंज की अनाउंसमेंट का जवाब दिया। नतीजा, नए वार्डन की ज्वाइनिंग तक एक टेम्परेरी वार्डन बनाया गया। जिम्मेदारी, नए नर्स को नियम पुस्तिका सौंपना। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। शुक्ला जी, वो भी मेरी तरह एक नर्स थे। वो फंस गए थे और उन्होंने मुझे यहां फंसाया ताकि वो खुद निकल सकें। उनकी आंखों की वो उदासी, वो एक चेतावनी थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैं उस कमरे के बीच में रखी मेज की तरफ बढ़ा। मेज पर एक और डायरी रखी थी। ये नियम पुस्तिका नहीं थी, ये एक लॉग बुक थी। मैंने उसे खोला। पहला पन्ना खाली था, सिवाय ऊपर लिखी एक लाइन के, नए वार्डन की लॉग बुक, और उसके नीचे एक कलम रखी थी। तभी जिस लिफ्ट से मैं आया था उसके दरवाजे टिंग की आवाज के साथ बंद हो गए। मैं अकेला था। मुझे एहसास हुआ कि अस्पताल किसी को जाने नहीं देता। यह बस रोल बदलता है। मरीज, नर्स, वार्डन सब एक ही भयानक नाटक के किरदार हैं। शुक्ला जी ने अपना रोल निभाया और अब मेरी बारी थी। मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। लकड़ी की ठंडी सतह मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। मेरे सामने खाली लॉग बुक और एक पेन, एक अंतहीन चक्र का निमंत्रण। दीवारों पर चिपके हुए नाम मुझ पर हंस रहे थे। अचानक मेरे दिमाग के अंदर एक साफ स्पष्ट आवाज गूंजी, ज्वाइनिंग एक्सेप्ट करो समीर। यह कोई सवाल नहीं था, यह एक आदेश था। मैं फुसफुसाया, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं किसी और को इस जहन्नुम में नहीं धकेलूंगा। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो शिकारी बनो या शिकार। आवाज के साथ ही कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें बदलने लगी। एक स्क्रीन पर मैंने कमरा नंबर 307 के मरीज को देखा, जिसका चेहरा परछाइयों का एक घूमता हुआ भंवर था। दूसरी स्क्रीन पर एक खाली व्हील चेयर अपने आप चल रही थी। तीसरी पर एक औरत का चेहरा दिखा, भयानक चेहरा, जिसके मुंह से बच्चे के रोने की आवाज निकल रही थी। यह अस्पताल मुझे अपनी असली दुनिया दिखा रहा था। तुम्हारी बेटियां, आवाज ने फिर कहा, और एक बड़ी स्क्रीन पर मेरा घर दिखाई दिया। मेरी दोनों बेटियां सो रही थीं। अगर तुम ज्वाइनिंग एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। और एक भूली हुई कहानी, एक और भूली हुई कहानी। लेकिन अगर तुम ज्वाइनिंग एक्सेप्ट करते हो तो एक मौका है
कि एक दिन कोई तुम्हारी जगह लेने आएगा, जैसे तुमने वार्डन शुक्ला की जगह ली। ये एक शैतानी सौदा था, अपनी आत्मा को बचाने के लिए किसी और की आत्मा को दांव पर लगाना। मैंने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसकी स्याही गहरी लाल थी। मैंने लॉग बुक के खाली पन्ने को देखा और फिर मैंने पेन नीचे रख दिया। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मुझे अपने चारों ओर फुसफुसाहटें, खरोंचने की आवाजें और बर्फीले हाथ महसूस हुए। कोड ब्लैक के दौरान जो कुछ भी बाहर था वो अब इस कमरे में मेरे साथ था। वो मुझ पर थे। उनकी सूखी टहनियों जैसी उंगलियां मेरे कपड़े फाड़ रही थीं। उनकी फुसफुसाहटें मेरे कानों में जहर घोल रही थीं। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा। उसी दर्द के पल में मुझे एहसास हुआ, ये अस्पताल मुझे मारना नहीं चाहता था, ये मुझे बदलना चाहता था। मैंने वार्डन बनने से इनकार किया। मैंने इस सिस्टम का हिस्सा बनने से मना कर दिया। तो अब ये मुझे एक मरीज बना रहा था। मैं चीख नहीं पाया। मेरा शरीर ऐंठने लगा। मेरी उंगलियां लंबी और पतली होने लगी। मेरी आवाज खुरदुरी और सूखी हो गई। मेरी यादें, मेरी बेटियों के चेहरे, वो धुंधले पड़ने लगे। उनकी जगह नियमों ने ले ली। दीवार की तरफ मुंह करके बैठो, किसी से आंखें मत मिलाओ, बस इंतजार करो अगली शिफ्ट का, अगले नर्स का। मेरी दुनिया उस एक कमरे, उस एक बिस्तर और उस एक दीवार तक सिमट रही थी। मेरी शिफ्ट कभी खत्म नहीं हुई। मैं अब कमरा नंबर 327 में रहता हूं। ये एक नया कमरा है जो कल रात तक यहां नहीं था। मैं दीवार की तरफ मुंह करके बैठा रहता हूं। कभी कभी कोई नया नर्स आता है। वो डरा हुआ होता है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। कभी कभी मुझे प्यास लगती है और मैं पानी मांगता हूं। ज्यादातर नर्स नियम का पालन करते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई रुक जाता है तरस खाकर, और वो मेरी तरफ घूमकर देखने की गलती कर बैठता है। वो मेरा चेहरा देखता है और फिर गलियारा उसके लिए भी लंबा हो जाता है। एक नया खेल शुरू होता है। मुझे अब अपनी बेटियों के नाम याद नहीं, मुझे बस अपना नाम ही याद रह गया है। लेकिन न जाने कब तक। मुझे बस नियम याद है और मैं इंतजार करता हूं। शायद एक दिन कोई नर्स सभी नियमों का पालन करेगा। शायद वो इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता खोज निकालेगा, या शायद वो भी मेरी तरह ही एक और कहानी बनकर रह जाएगा। इस अस्पताल की अंतहीन दीवारों पर चिपकी हुई ये अस्पताल जिंदा है और ये हमेशा भूखा रहता है। आपको क्या लगता है कि अगले नर्स के साथ क्या हुआ होगा, या क्या समीर कभी इस चक्कर से बाहर निकल पाया? तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। और हां, भूत होते हैं।